नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई आज की तारीख है और आज का जो टॉपिक होता है हिस्ट्री का टर्म है सोमवार का दिन। आज हम आर्ट एंड कल्चर से कुछ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो कुछ कल्चर के बारे में हम बात करेंगे और चित्रकलाएं हैं या तो त्योहार या इस तरीके की कर्मकांडों के बारे में बात करेंगे और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। हरा ओबा कहाँ मनाया जाने वाला एक कर्मकांड है, रिचुअल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो बताएगा उसको समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी है। किसके बारे में? आर्ट एंड कल्चर उसने पढ़ा है। तो ये जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, त्रिपुरा में मनाया जाने वाला जो ये त्योहार है, तो ये है क्या? वहाँ की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उमंगलाई नामक एक पवित्र पेड़ होता है, उसी को खुश करने के लिए मीती लोग इसको मनाते हैं। मेतियोलोन नामक भाषा ये लोग मीती लोग बोलते हैं। मई के महीने में ये मनाया जाता है और स्थानीय वन देवताओं के लिए ये पवित्र वन होता है उमंगलाई, उसी की पूजा ये लोग करते हैं। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय हर जगह ये मिलते हैं, लेकिन ये त्योहार मणिपुर राज्य में व्यापक। 1 मिनट, 1 मिनट। ये, हाँ, लाई हरोबा उत्सव त्रिपुरा में मेती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये एक सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मुझे आपको बताना था त्रिपुरा। और दूसरा यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है कि मणिपुर राज्य में भी व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए विकल्प में मणिपुर नहीं दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर मणिपुर भी दिया होगा तो आप एक से ज्यादा उत्तर मारेंगे। बाकी ये असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, म्यांमार, बांग्लादेश, इन जगहों पर ये फैले समुदाय हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कंफ्यूजिंग प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर तो खैर मणिपुर मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो मणिपुर भी इसका सही उत्तर हो सकता है, त्रिपुरा भी हो सकता है, असम, मणि और मेघालय यहाँ पर भी ये फैले हैं। लेकिन बेसिकली ये त्रिपुरा में मेती समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे खूब प्रश्न होते हैं। किस भारतीय राज्य में हर साल बलि यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाता है? बहुत सरल ये प्रश्न है। और बलि यात्रा महोत्सव जो आयोजन इसका किया जाता है वो ओडिशा में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बलि यात्रा महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया जाता है। और ये जो त्योहार है ये कटक में मेनली मनाया जाता है और उड़ीसा के समुद्री इतिहास और बाली इंडोनेशिया में इसके प्राचीन व्यापारिक लिंक का जश्न मनाने के लिए ये उत्सव होता है। अगला प्रश्न है, मी डैम मी फी त्योहार उत्तर पूर्व भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये भी एक त्योहार है। कभी कभी ऐसे उटपटांग प्रश्न भी आपसे मिले, मतलब मिल जाएंगे आपसे, इनकी वेट होगी। तो ये ताई अहोम समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ताई अहोम समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। ताई अहोम जो समुदाय है 31 जनवरी को ये मनाता है और हर साल मनाता है। और ये दिवंगत पूर्वजों के प्रति उनका सम्मान होता है। दिवंगत जो पूर्वज हैं उनके प्रति उनका सम्मान होता है, उसको याद याद करने के लिए ये मनाया जाता है। किस स्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है? ये आज मैंने शायद चित्रकला बोला था, कला में चित्रकला मैंने बोल दिया था आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें उत्सवों के भी प्रश्न हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आगे टॉपिक क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं तो और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जुलाई भर, ये ध्यान रखिएगा, जुलाई भर में जो कर पाएंगे। जुलाई में एक संडे और पड़ेगा तो इसी को कवर कर लेंगे। मतलब मंडे और पड़ेगा। बाकी आप सिचुएशन जानते हैं, मैंने नोटिस डाल दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, होशियार लोग हैं आप लोग। तो उस होशियारी का परिचय दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये यात्रा हमारी जुलाई तक रहेगी, 31 जुलाई तक। तो किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है ये और इस प्रश्न का सही उत्तर है हाथी उत्सव। तो हाथी उत्सव जिन लोगों ने आरपीएससी एग्जाम आरएएस का दिया होगा तो जानते होंगे जयपुर में ये मनाया जाता है। जयपुर में मनाया जाने वाला जो ये उत्सव है इसमें आमतौर पर मार्च महीने में आयोजित होगा ये, होली के अवसर पर। और एलिफेंट पोलो और एलिफेंट डांस यहाँ पर इस उत्सव में शामिल मुख्य जो गतिविधियां हैं उनमें से है। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? डैश दिया है यानी कि कहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? बताइए आप लोग। संगाई महोत्सव ये पूछा हुआ प्रश्न है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ पर? मणिपुर में। संगाई महोत्सव जो है ये वहाँ का मणिपुर का जो पर्यटन विभाग है वो आयोजित करता है
और संगाई जो है ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर ये संगाई है, संगाई इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। और 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ये मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्नबिल जो उत्सव है ये आपसे कभी पूछा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में ये कभी कभी कंफ्यूजन इसमें होता है, लेकिन ये जो उत्सव है ये नागालैंड आप टिक कीजिएगा, इसका सही उत्तर आयोग भी मान चुका है, नागालैंड में मनाया जाता है और ये दिसंबर में 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, इसके पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है वो मैं बता देता हूँ। 1 से 10 दिसंबर और पूर्वोत्तर भारत में इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन नागालैंड याद रखिएगा, और इसको त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको कहते हैं, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो पूर्वोत्तर के नागालैंड में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक शोधों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। पहला इसका सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हो रही है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। चेक करना है कि ये क्या दूसरा सही है, तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंत्रालय है वो मंत्रालय कौन सा है, सांस्कृतिक विरासत है ये, और ये जो मंत्रालय है वो किस मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और यह स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम एक आया था 1958 में, उसी के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है बेसिकली जो एएसआई की, उसको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी स्थापना इसकी, तो 1861, और अलेक्जेंडर ए कनिंघम इनका नाम मिलता है, और ये सबसे पहले जो महानिदेशक बनते हैं, तो पहले महानिदेशक भी यही थे, डायरेक्टर जनरल जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, धामीक स्तूप का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ धामीक स्तूपा, तो धामीक स्तूपा का क्या महत्व है ये पूछा जा रहा है। तो ये वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने धर्म का पहला उपदेश दिया था। इट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा हैड गिवन हिज फर्स्ट sermon ऑफ धर्म। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही इसका महत्व है धमे स्तूप का। और ऐसा कहा जाता है कि 500 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ, जबकि निर्माण का आदेश 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो एम्परर अशोका था उसने दिया था, है ना, 3rd सेंचुरी में। ऑर्डर तब हुआ, कंप्लीट ये बाद में 500 ईसा पूर्व में हो पाया। चौखंडी स्तूप अवस्थित है, चौखंडी स्तूप कहाँ पर अवस्थित है, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, कहाँ पर अवस्थित है, तो चौखंडी जो स्तूप है, आप सारनाथ के बारे में जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, एक बौद्ध स्थल है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चौखंडी स्तूप सारनाथ में अवस्थित है ना। और सारनाथ में मूल रूप से स्तूप को सम्राट अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। शीर्ष पर स्थित अष्टकोणीय स्तंभ एक मुगल स्मारक है, जिसे 1588 में हुमायूं की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था, है ना, बाद में इसको जोड़ा गया था जब हुमायूं यहाँ पे आया, वैसे इसका निर्माण हो गया था मूल रूप से देखा जाए तो अशोक के समय। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा किस देश की सरकार के सहयोग से लखनऊ में खोन रामलीला के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न था लास्ट ईयर, लेकिन ये अभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये थाईलैंड की टीम थी, और थाईलैंड की सरकार के साथ ये हुआ था खोन रामलीला का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसमें कोई संवाद नहीं होता, खोन रामलीला के बारे में प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, थाईलैंड से ये रिलेटेड है, कोई संवाद नहीं होता। और यहाँ पर जो जो पूरा इंटायर नैरेटिव है वो पार्श्विक स्वरों द्वारा रामायण की संपूर्ण कथा का ऐसे वाचन किया जाता है, वैसे संवाद नहीं बोला जाता। और इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को की, उसमें इसको खोन रामलीला को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मध्य प्रदेश का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उस एग्जाम के लिए ये छपा हुआ प्रश्न आप मानिए अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यह है मलखंभ। क्या है? मलखंभ। राजकीय खेल वहां का मलखंभ है। पारंपरिक खेल है ये। खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंभे पर चढ़ता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में व्याख्या नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ये हो जाएगी। और इसमें जो खंभा होता है बीच का उसी को मलखंभ कहा जाता है और ये एमपी का राज्य खेल है। अगला जो प्रश्न है, यक्षगान आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसे रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से लिया गया है और युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। यक्षगान जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का है ये आप बताइए। दूसरा ये सही है, रामायण महाभारत से लिए गए इसके प्रश्न और युद्ध विषयक है ना, युद्ध विषयक है इसको। और ये आंध्र प्रदेश का नहीं, ये कहाँ का है? कर्नाटका का है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली टू इज करेक्ट। और ये कर्नाटक का है, पारंपरिक है वहाँ का, ये ट्रेडिशनल डांस है वहाँ का। और ये जो डांस है ये जन समूह के द्वारा एक नाट्य मंच होने के नाते संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहों पर बजा के इसको किया जाता है। महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों से इसकी सामग्री पारंपरिक संगीत जो है वो निर्मित किया जाता है और रात के समय धान के खेत में इसको आर्टिस्ट का प्ले किया जाता है ना। ये प्ले जो किया जाता है, निभाया जाता है, निभाने का मतलब प्ले करना, तो ये धान के खेत में। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की प्राचीनतम मार्शल आर्ट शैलियों में से एक है? केरल की जो प्राचीनतम मार्शल आर्ट शैली है वो कौन है? मलखंभ तो ये एमपी का है। बॉक्सिंग कहाँ का है? यहाँ का, इंडिया का है कहीं का। और ये यक्षगान तो अभी आपने देखा ही, कर्नाटका। कलरी जो पट्टम है, कलरी पायट, कलरी पायट्टम इसको बोलते हैं कभी कभी, कलरी पायट भी लिखा मिलता है। तो ये जो है केरल का है ना। और ये युद्ध कला है और सबसे पुरानी अस्तित्ववान युद्ध पद्धतियों में से एक इसको माना जाता है ना। सबसे पुरानी, सबसे पुरानी मतलब इसको आप मान सकते हैं जितनी भी युद्ध पद्धतियां हैं उसमें सबसे पुरानी है। श्रीलंका, मलेशिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब जगह पे मतलब 2 देशों को भी ये कवर कर रहा है। और इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियां, जैसे नायर, बहुत लोगों का नायर टाइटल होता है, तो योद्धा जातियां वहाँ की एजहावा, उनके द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, गतका क्या है? व्हाट इज गतका? तो गतका क्या है? गतका जो है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का, पंजाब का, या नृत्य है कहाँ का? केरल का या पंजाब का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लर्न करिए कि ये मार्शल आर्ट है और ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब है ये गतका। और एक लकड़ी होती है, जब इसका ट्रेनिंग इसकी दी जाती है तो एक लकड़ी होती है, लकड़ी की छड़ को, ये आपको लकड़ी की छड़ को डिनोट करता है कि जो वुडन रॉड होती है ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसी टर्म को ये रिफर करता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मुगल काल के दौरान छठे सिख गुरु गोविंद सिंह के आत्मरक्षात् कृपाल धारण करने के समय हुई थी गतका की। शंकरदेव के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो आज का टॉपिक था चित्रकला और अन्य कलाएं, तो अन्य हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हाँ ये अन्य कला क्या। हाँ, एक मैसेज आप लोगों को देना था। 2020 की मार्कशीट आई, बहुत सारी मार्कशीट सब सर्कुलेट हो रही हैं, आपने देखा होगा। मानविकी बैकग्राउंड के जो विषय हैं उनमें बहुत खराब मार्क्स दिए गए या मिले, जैसा भी उसको आप मानिए। और जो साइंस बैकग्राउंड के विषय हैं उनमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। शुरू की सारी सीटें वही लोग सेलेक्ट होके कवर कर ले गए। कोई बुराई नहीं है, उनको कवर करना चाहिए, लेकिन ये जो मानविकी विषय वाले हैं वो क्या करेंगे, इसमें बहुत बड़ी बुराई है। तो जो भी मैसेज, जो लोग पीड़ित हैं या आप लोग वैसे भी सपोर्ट करें, आगे पीड़ित ना बने, तो आप लोग, मैंने एक वीडियो भी इसमें जारी किया है आईएएस प्रेप वाले चैनल पे, उसका लिंक अभी मैं नीचे दे दूंगा। उस वीडियोस को ज्यादा ज्यादा उस वीडियो को शेयर करिए। मैं आगे भी इस पे वीडियो जारी करूंगा और लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाइए। लोग मेल करें, लोग अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए तैयार रहें, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, ऐसा कहिए, नहीं तो आपका हक कोई और छीन ले जाएगा, है ना। तो मानविकी बैकग्राउंड के विषयों को भी मार्क्स मिलने चाहिए। शंकरदेव के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। पहला है कि शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात असम में किया, है ना। शंकरदेव इनिशिएटेड द भक्ति मूवमेंट इन असम, बिल्कुल सही है। और ही वाज द क्रिएटर ऑफ असमीज क्लासिकल डांस सत्रिय, तो सत्रिय जो है उसके सृजन करता है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, ठीक है, दोनों सही है। शंकरदेव का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुका है इनको। और असमी शास्त्रीय नृत्य सर्जिया के सृजन करता है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने असम में किया था, दोनों बातें सही। भावना क्या है? व्हाट इज भावना? पौराणिक कथाओं पर आधारित नाट्य शैली, लौह भंडार, चित्रकारी के नमूने। संभल कर उत्तर दीजिएगा। ये थे
थियोरेटिकल जेनर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, यानी कि पौराणिक कथाओं पर आधारित नाट्य शैली है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अभी क्या हुआ था, भावना कलाकारों के एक समूह ने अबू धाबी में परंपरागत ब्रजावली भाषा के विपरीत अंग्रेजी भाषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। लास्ट ईयर की ये बात है। और भावना शंकरदेव द्वारा सृजित पौराणिक कथाओं पर आधारित एक नाट्य शैली है। शंकरदेव जिनकी चर्चा अभी हमने की है। ठीक है। करंट से मैंने ये पूरा अपडेट किया है। साल 2 साल 3 साल की घटनाएं सब हाल ही की घटनाएं होती हैं। कब नजर किसकी पड़ जाए पेपर सेटर की, कुछ आपको पता नहीं। सुलावेसी कला किस देश से संबंधित है? सुलावेसी, तो सुलावेसी कला जो है फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडोनेशिया से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुलावेसी द्वीप है वहां पर, वहां की एक गुफा चित्रकारी है ये, जो आधुनिक धार्मिक संस्कृति के शुभारंभ को अलोकित करती है ना। ये क्या करती है, ये इल्यूमिनेट द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न रिलीजियस कल्चर, है ना। तो उसका उसके शुभारंभ को अलोकित करती है ये। और दिस केव पेंटिंग डिपिक्ट्स ह्यूमन फिगर, क्या करती है, इसमें जो ह्यूमन फिगर ऐसे दिखाए गए हैं पशुओं का आखेट करते हुए, पशुओं का आखेट करते हुए उनको दिखाया गया है। ह्यूमन बींग्स वाइल शूटिंग एनिमल्स, ऐसा शूट करते हुए दिखाया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत की कुछ महत्वपूर्ण ठप्पा छपाई तकनीकों में संबंधित राज्यों के साथ सही सुमेलन आपको देखना है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। पहला स्टेटमेंट है सांगानेरी महाराष्ट्र, भैरवगढ़ पेंटिंग मध्य प्रदेश, डाबू राजस्थान। आपको बताना है क्या सही है। तो जो सांगानेरी है ये महाराष्ट्र गलत है, भैरवगढ़ पेंटिंग ये सही है मध्य प्रदेश, और डाबू राजस्थान, ये सांगानेरी राजस्थान होगा, सांगानेरी भी राजस्थान ही होगा। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, तो सांगानेरी राजस्थान का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बगरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने हेतु, बगरू राजस्थान में पड़ता है, तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था लास्ट ईयर। और ये राजस्थान के बगरू गांव में प्राकृतिक रंगों के साथ छिप्पा समुदाय द्वारा की जाने वाली छपाई की एक पारंपरिक तकनीक है। आप बताइए क्या इसमें सही है, इसमें क्या सही है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। स्मृति ईरानी ने ये किया था। तो यहाँ मुझे ये आपको बताना है कि ये बगरू राजस्थान, तीतानवाला स्टेट संग्रहालय राजस्थान, ये याद कर लीजिए। और ये इसकी विशेषता है, प्राकृतिक रंगों के साथ छिप्पा समुदाय द्वारा की जाती है ये छपाई। ठीक है, तीतानवाला संग्रहालय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ये टॉपिक का फिर करंट पे हम चलेंगे। कला शैली और राज्य, कलमकारी राजस्थान, कालीघाट पॉट्स पश्चिम बंगाल, फड़ चित्रकला आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो कलमकारी राजस्थान की नहीं है, काली घाट जो पॉट्स है ये बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सही है, फड़ चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की नहीं है। ये जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, पहले का तीसरा, और तीसरे का पहला राजस्थान, ये फड़ चित्रकला हो जाएगी। इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश, कालीघाट पॉट्स पश्चिम बंगाल और फड़ चित्रकला राजस्थान। इसी समय याद करिए। अब मैं इसी को 20 बार बोलूं, हाँ तो मित्रों देख लो इसको, आ गई कलमकारी आंध्र प्रदेश वाली, फड़ चित्रकला राजस्थान। तो ये ऐसे सब्जी बेचने से यहाँ कुछ काम नहीं चलना है। आप लोग स्मार्ट हैं तो इसको मैंने बता दिया कि इसको रटना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको रटिए। अब कालीघाट पॉट्स पश्चिम बंगाल, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता है। ये सब्जी बेचने का व्यवसाय जो कर रहे हैं उन्हीं को करने दीजिए, पढ़ने लिखने वाला काम आप लोग करिए। ठीक है ना, तो यहाँ सब्जी बेचने का काम मुझे मत दीजिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत फास्ट कराते हैं, मैं इससे स्लो नहीं करा सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 74वें कान महोत्सव फिल्म में पाल्मे डी और जीतने वाली महिला निदेशक कौन है? ठीक है ना, तो एक निदेशक है जूलिया डुकोर्नो। पिछले 28 वर्षों में कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और जीतने वाली पहली महिला निदेशक ये बनी है, इसीलिए ये पूछा जा सकता है ना। जूलिया डुकार्नो, बड़ा रिकॉर्ड है। पाल्मे डी और जीतने वाली पहली महिला, न्यूजीलैंड की जंग चैंपियन थी, 1993 में उन्होंने जीता था और 28 वर्षों बाद फिर इन्होंने जीता है। तो वैसे तो फर्स्ट ये नहीं है, लेकिन 28 सालों में पिछले 3 दशकों में इन्होंने जीता है। ठीक है। और कान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो 18 जुलाई 2021 को ग्रैंड थिएटर लुमिनर में कार्यक्रम के समापन के दौरान 74वें कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार वितरित किए गए। तो ये सब पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा यहाँ से जो लिस्ट दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस ऐप में मैप सेवाओं को सक्षम किया है?
है ना, एंड which app the Ministry of Electronics and Information Technology has enabled map services। किसमें किया है अभी तो ये चर्चा में इसी कारण से आया है, और ये है उमंग ऐप, है ना, मैप सेवाओं को इसमें एनेबल्ड कर दिया है उमंग ऐप में। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, है ना, तो ये उमंग का फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये उमंग मोबाइल ऐप जो है ये भारत सरकार का एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, ठीक है ना। तो सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। और इसकी 2000 से अधिक सेवाएं हैं इसमें। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को फास्ट ट्रैक करना है, ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? विच कंट्री हैज रिसेंटली चेयर्ड द स्पेशल वर्चुअल मीटिंग ऑफ द एशिया पैसिफिक बिजनेस ग्रुप? किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने, इंडिया ने नहीं किया है, इंडिया खैर इसमें दिया भी नहीं है, ये न्यूजीलैंड ने किया है ना। एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग है एपेक के नाम से इसको जाना जाता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और अभी इस बैठक में विश्व के नेताओं ने व्यापक कोविड-19 टीकाकरण और वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने के बारे में बात की है, ठीक है। एपेक की बात करें तो 21 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। 1989 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, है ना, प्रशांत वाली बात हो रही है, पैसिफिक एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। और ये समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एनकरेज ए प्रॉस्परस रीजनल इकोनॉमी। इसके जो सदस्य हैं इसमें भारत सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना आप, और ये जो सदस्य हैं इनका नाम आप एक बार पढ़ लेना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? किस देश की सेना ने ये काम किया है? तो दो ही जगह से ज्यादातर रक्षा समझौते एक इजराइल 3 जगह से होते हैं, तो ये अमेरिका ने किया है, अमेरिकी नौसेना से ये हुआ है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछे जाने लायक इंपॉर्टेंट, बाकी यहाँ पे ग्रुप डी की तो तैयारी नहीं हो रही है तो उसके प्रश्न सॉरी नहीं हो पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से अमेरिका से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदे जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा के पहले फरवरी 2020 में इन हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कीनिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों चेक करिए, पहला तो सही है, 18 जुलाई 18 जुलाई को पूरी दुनिया में ये नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। कीनिया के राष्ट्रपति ये नहीं रह चुके हैं, मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कीनिया के नहीं, तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। और बहुत बड़े ये मतलब आप मान के चल सकते हैं, नस्लीय संबंधों के क्षेत्र में, डेमोक्रेसी के क्षेत्र में, नस्लीय न्याय के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, रंगभेद के खिलाफ बहुत काम किया है, ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही के खबरों में रही गिरा साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? गिरा साराभाई ये नाम है, गिरा इनका नाम है, और देखिए ये भी आर्ट का ही आ गया, वास्तुकला से ये जुड़ी है ना, आर्किटेक्ट जिनको बोलते हैं, वास्तुकला से जुड़ी है, आर्किटेक्चर से ये जुड़ी हुई है गिरा साराभाई। और इनको 97 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारी के कारण अभी ये निधन इनका हुआ है, ये हमको छोड़ के चली गई हम लोगों को। और इनको कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना के लिए जाना जाता है, जिसमें देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के वस्त्रों के कुछ दुर्लभ नमूने वहां पर रखे हैं, तो उसके लिए ये जानी जाती है ना। अगला जो प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज सील्ड आयोजित किया? एक्सरसाइज सील्ड ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो किस देश के साथ हुआ है? तो ये जो एक्सरसाइज हुई है वो श्रीलंका, मालदीव और भारत के बीच में हुई है। भारतीय श्रीलंकाई नौसेनाओं और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में मादक पदार्थों, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास के लिए एक्सरसाइज ये आयोजित की गई है, एक्सरसाइज सील्ड। तो ये देश हो जाएंगे श्रीलंका, मालदीव और भारत। तो भारत के साथ
इन दो देशों को भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये जो बैठक है वो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है ना। जुलाई 2021 में अभी हुई है 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है, और ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें श्रम मंत्री जो इनके हैं तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो लेबर मिनिस्ट्री होती है हमारे यहाँ उसके मंत्रियों ने। और 7वीं ब्रिक्स बैठक की जो अध्यक्षता है ये भूपेंद्र यादव ने की है। ये श्रम और रोजगार मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस संस्थान ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम से एक नई योजना शुरू की है? ठीक है, तो कौन सा संस्थान है? तो ये संस्थान है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, है ना। जो फास्टर योजना शुरू करने वाला संस्थान है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोई ये विकल्प टिक नहीं करेगा अगर पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय और आरबीआई यही सब करेंगे। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये परियोजना है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करने की बात की है। अब जैसे मान लीजिए ये टॉपिक आपने जीएस में पढ़ लिया, यहाँ पे करंट अफेयर में कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं जहाँ पे कोर्ट की बात आई, न्याय की बात आई, तो आप ये सब यूज करा करिए, तभी ऐसे में नंबर मिलेंगे। ऐसे में अच्छे नंबर लाना है तो उसका यही उपाय है। 152 नंबर लाने के बाद, ये मेरा अनुभव है यूपीएससी में 152 है ना रिकॉर्डेड मार्क्स। ठीक है, तो ये अनुभव जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें आपको उसमें कोरिलेट करनी है, नोट कर लिया कीजिए कि उस हिस्से में ऐसा होगा। ठीक है, तो वर्तमान प्रथा के अनुसार हाथ से प्राप्त जमानत आदेश ही हार्ड कॉपी अभी अनिवार्य है ना, वर्तमान प्रथा के अनुसार। और जब ये हो जाएगा तो उसमें सहूलियत होगी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम, कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान ये लॉन्च किया गया है ना। तो सेव फॉरेस्ट धन एंड उद्यम, अब इसको जैसे भी अंग्रेजी में पूछा जाए, ये कैंपेन जो है वो कोविड में, ये सी यहाँ पर कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेट गलत कर देता है गूगल। तो ये जो है वो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि ये वन धन उद्यम की बात हो रही है तो ये जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। और ये अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में जितने भी अफवाह है ना, जितने भी उसके बारे में मिथ्स हैं, रूमर्स हैं, प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है एंडेमिक के बारे में, इन्फोडेमिक मतलब को मात देने की में ये मदद करेगा। जो भी मतलब ये सूचनाओं के खिलाफ ये एक ऐसा काम करेगा कि आप लोगों को समझा सकेंगे कि हाँ ये वैक्सीन लगवाने से, कई लोग कहते हैं नपुंसकता आ जाएगी, कोई लोग कहते हैं 2 साल में मर जाएंगे, कोई कहता है बहुत सारे लोग मर गए, तो ये जाहिलपन है केवल, ये सब बात है। तो ये सब आप लोग भी प्रोत्साहित कीजिए आसपास लोगों को कि वो लगाएं। बाकी ये सारी चीजें हैं, इसको देखिएगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा, ये कोई अब मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो ये इसकी संख्या बढ़ती। मैंने जो कमिटमेंट किया था 1 महीने के लिए, 2 महीने पूरे हो गए हैं, 1 महीने और एक्स्ट्रा ट्रायल, और इसको मैं बता चुका हूँ ग्रुप में, और बातें जो हुई हैं वही सब कंटिन्यू है। और टेस्ट आप लोग नहीं देते हैं, ये मुझे बहुत दुख है। जिन लोगों ने जो भी बहाने मारे हैं टेस्ट ना देने के, वो लोग जाने वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं। जिस दिन आप इस आलस को, इस बहानेबाजी को त्याग देंगे और खाने पीने जैसी आदत में आपका टेस्ट देना, पढ़ना लिखना आ जाएगा, जिस दिन मजा आने लगेगा, पढ़ाई सजा नहीं रह जाएगी, उसके बाद ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सिलेक्शन कब होगा। थैंक यू सो मच।